गुड इवनिंग बच्चों। तो आज की क्लास अपन चालू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ रहे थे अबाउट द नोड, है ना, और ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में हमने कल ज्ञान प्राप्त किया था, है। तो हम लोगों ने कल पी ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने एक पढ़ा था रेडियल डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था अबाउट द रेडियस और द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वर्सेस साई का ग्राफ पढ़ा था, है ना। और एक आप पढ़ा था साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है ना।
इनके कुछ कुछ हमने नाम दिए थे और इनके नाम जो हमने दिए थे दैट वाज रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर। और आज हम एक और एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे। तो कल तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई थी ना कि साई और आर का ग्राफ और साई स्क्वायर और आर का ग्राफ है ना, साई वर्सेस आर और साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है ना। अब कल मैंने तुम्हें ये पी ऑर्बिटल के लिए बता दिया था। अब आगे और आज बढ़ते हैं और डी ऑर्बिटल के लिए ये बात करते हैं, ठीक है ना। पर एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे पी ऑर्बिटल में कोई आपसे बोले, हालांकि कल मैं आपको बता चुका था, जैसे किसी ने बोला ये पी ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये 2p ऑर्बिटल है और यहाँ पे लिख दिया x, इसका मतलब 2px ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक्सिस होगी, ये कौन सी एक्सिस होगी बेटा, ये एक्सिस होगी x एक्सिस। तो इसमें जो एंगुलर नोड होगा या नोडल प्लेन होगा दैट विल बी अलोंग विच प्लेन, यदि ये 2px है तो नोडल प्लेन किस पे होगा बेटा, वेरी गुड, yz प्लेन पर होगा, करेक्ट है। यदि मान लो यहीं पर कोई ये बोलता कि ये वाली एक्सिस वो एज्यूम करता z एक्सिस है, तो ये 2pz होता और उस वक्त जो नोडल प्लेन होता, सारे बच्चे समझ गए होंगे, दिस विल बी अलोंग एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। और यही बात अपन वाई के केस में भी ले सकते थे। तो खैर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। अब यदि मान लो मेरे को किसी ने कल के दिन बोला कि आप डी ऑर्बिटल में देखो सर, डी डी के लिए देखो, है ना, तो सबसे छोटा क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ जो डी ऑर्बिटल हो सकता है वो 3D हो सकता है, 2D तो पॉसिबल नहीं है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस बात को, 2D ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होता है, 3D ऑर्बिटल पॉसिबल होता है ना। तो मैं इसको मिटा करके डी ऑर्बिटल की कहानी चालू करता हूं। तो मान लो मैं 3D ऑर्बिटल ले लेता हूं, जब तक मैं मिटा रहा हूं सुखा रहा हूं, आप 3D ऑर्बिटल में टोटल नोड, एंगुलर नोड और रेडियल नोड तीनों कैलकुलेट करो, टोटल, एंगुलर और रेडियल, इसी ऑर्डर में इसका आंसर बताओ। टोटल नोड 3D में कितने होंगे, एंगुलर कितने होंगे और रेडियल कितने होंगे, जल्दी से, जब तक ये तैयार हो रहा है, झटापट फटाफट, चलो भाई। शाबाश। तो 3D में यदि हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल्स टू n-1, 2, एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ l, डी ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है, एंड ऑफ कोर्स टोटल भी 2 है, एंगुलर भी 2 है, तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस बराबर 0। तो रेडियल नोड तो रहा नहीं कुछ भी, है ना बेटा। अब डी ऑर्बिटल यदि हम बनाते हैं तो डी ऑर्बिटल कैसा दिखता है, नॉर्मली मैंने आपको दिखाया था डी ऑर्बिटल कैसा दिखता है। जैसे कि ये एक डी ऑर्बिटल हमने देखा, तो ये डी ऑर्बिटल कौन सा कहलाएगा, पहले एक बार मैं आपको बता चुका हूं, तो आपको बताना है अब ये कौन सा डी ऑर्बिटल है। यदि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा बेटा, ये डी एक्स वाई है, 45 डिग्री पे होता है ना। तो अब इसमें यदि हम देखें तो इसमें दो एंगुलर नोड थे और एंगुलर नोड नोडल प्लेन होते हैं। तो यदि देखा जाए तो वापस से इसको बनाओ, तो एक तो ये हो गया बेटा नोड और एक ये हो गया नोडल प्लेन, करेक्ट है। और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मौजूद है 45 डिग्री पर, एज वी हैव लर्न प्रीवियसली आल्सो। तो यदि ये बेटा डी एक्स वाई है, यदि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, करेक्ट बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस ऑर्बिटल का नाम है डी एक्स वाई। तो ये नोडल प्लेन कहाँ पर होगा, तो ये वाला जो नोडल प्लेन है, ये वाला जो नोडल प्लेन है, ये वाला नोडल प्लेन जो है एक्स एक्सिस के साथ जेड एक्सिस पे होगा। तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल में नोडल प्लेन दो हैं, एक तो ये वाला है जो इधर आपको दिखाई दे रहा है, और एक नोडल प्लेन ये वाला होगा, ठीक है। तो ये जो दो नोडल प्लेन है इसमें से एक नोडल प्लेन, क्योंकि ऑर्बिटल डी एक्स वाई पे है, तो नोडल प्लेन जो होगा वो होगा कहां पर, नोडल प्लेन होगा एक्स जेड पर और वाई जेड पर,
क्या बात क्लियर है बेटा? नोडल प्लेन दो हैं और एक होगा एक्स जेड पर और एक होगा वाई जेड पर। क्या सबको बात समझ में आ गई? बात क्लियर है सब लोग को बेटा? ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? ओके, दैट्स गुड, दैट्स क्लियर। ओके चलो, अब ये तो हुआ किसका, डी एक्स वाई का हुआ। ऐसा ही डी वाई जेड और ऐसा ही किसका हो सकता है? यदि ये एक्सेस को मैं मान लो कल के दिन इस एक्सेस को मैं वाई बोल लूं और इसको जेड बोल दूं, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा? ये ऑर्बिटल हो जाएगा डी वाई जेड। और इसके जो नोडल प्लेन होंगे वो आप आसानी से कह सकते हो, क्योंकि वाई जेड पे है तो इसका मतलब वाई एक्स वाई पे नोडल प्लेन होगा और इसके अलावा एक्स जेड पे नोडल प्लेन होगा, है ना? एक्स पे तो होगा ही नोडल प्लेन, क्योंकि ऑर्बिटल क्या है, डी वाई जेड है। तो यदि ये वाई है और ये जेड है एक्सेस, तो इसके परपेंडिकुलर तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो उस पे तो नोडल प्लेन है ही है। बोलो बेटा। और प्लेन क्या होगा, एक बार यू जा रहा है ना, यू जा रहा है, तो एक बार डी एक्स वाई पे, एक बार किस पे, एक्स वाई पे, एक बार एक्स जेड पे। कंसेप्ट क्लियर है क्या तुम लोगों को? कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर ना कंसेप्ट? ओके, डन डन। अब मान लो यही होता कौन सा, डी, इधर लिख देता x और इधर लिख देता z, तो नोडल प्लेन बेटा कहां पर होता, जल्दी बताओ? एक z पे तो, एक y पे तो होगा ही होगा, तो आप y बाद में लिख दो। एक हो जाएगा x y पे और एक हो जाएगा y z पे, ठीक है ना? y तो होगा ही होगा, y पे तो होगा ही होगा, तो एक x y पे और एक y z पे, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब सोचो, यदि ये वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसके दो नोडल प्लेन कहाँ है? इसके नोडल प्लेन इधर है बेटा, एक ये और एक ये। क्या सबको बात क्लियर है बच्चों? एक नोडल प्लेन ये आ जाएगा और एक नोडल प्लेन ये हो जाएगा। क्या सबको बात क्लियर है? और इसके नोडल प्लेन किसी एक्सिस पे नहीं है एक्चुअली, वो एक्सिस के बीच में है। इसका नोडल प्लेन किसी एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस के बीच में है, तो हम उसका फिर नाम नहीं देंगे कि नोडल प्लेन कहाँ पर है। क्या बात सबको समझ में आ गई है? क्योंकि नोडल प्लेन ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे है, उसके कहीं बीच पे है, 45 डिग्री पे है ना? तो उसके नोडल प्लेन का हम नाम नहीं देंगे। अब ये चार तो आपको आ गए समझ में, अब एक पांचवा वाला बच गया जो कि डी जेड स्क्वायर है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले उसको उतार लो, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, जगह होती तो उसको ही बना देता। आप इसको पहले उतार लो, उसके बाद में वो वाला बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है बेटा? चलो आप जो है उतार लो, वैसे बना भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो वो वाला भी बना ही देते हैं। उसका शेप याद है तुम लोग को? डोनट शेप था, याद है सब लोग को? तो मान लो ये जेड एक्सिस है, तो वो कुछ यूं होता था, याद आया? कुछ यूं होता था, और अलोंग एक्स वाई एक्सिस 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी। मैंने आपको ये सब बातें पढ़ाई हुई है ना? अलोंग एक्स वाई एक्सिस 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी, आप लोग को याद आ गया होगा, है ना बेटा? इसके बाद में हम क्या करते थे, अच्छा इधर से इसको यूं मिटाना पड़ेगा ऐसे, और इधर से यूं मिटाना पड़ेगा ऐसे। अब डायग्राम थोड़ा सही दिखेगा, कुछ इस टाइप से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना? अब यदि मैं करूं तो, और इधर से यूं कर देते हैं, ठीक है? एक यूं जाएगा, ये ऐसे करके कोनिकल नोड होता है। कौन सा नोड होता है? कोनिकल नोड होता है। तो टू कोनिकल नोड, इसलिए एक जमाने में मैंने आपसे बोला था कि एंगुलर नोड का मतलब हरदम नोडल प्लेन नहीं होता है। जैसे डी जेड स्क्वायर में जो होता है वो कौन सा नोड होता है? कोनिकल नोड होता है। सो दिस इज 3D जेड स्क्वायर। अब चारों पांचों ऑर्बिटल के शेप आपको समझ में आ गए होंगे, और आपको ये याद भी रखने हैं और समझने भी हैं, ठीक है बेटा? ठीक है? ये पूरे 3D वाले डायग्राम हैं जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे, और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आप प्लीज इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको अलग अलग डी ऑर्बिटल और रेडियस के साथ में कैसे प्लॉटिंग होगी वो बताऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, मैंने आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन न्यूक्लियस इज 0 इन केस ऑफ पीडीएफ।
इन केस ऑफ पीडीएफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 ऑन न्यूक्लियस। सब लोग को याद है वो मैथमेटिक्स बताया था ना उसका, मैंने आपको मैथमेटिक्स सिखाया था ना मैंने आप लोग को, उसका बोला था ना एक आर का फैक्टर आ जाता है और 0 हो जाता है सब कुछ। हाँ, आर डायरेक्टली हो जाता है। तो इधर सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से चालू होगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी और फिर गिरेगी, फिर गिरेगी। शुरू में कम रहेगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी और फिर गिरेगी। सेम अपोजिट साइड पर, ठीक है ना। आई सपोज एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस मच, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये यदि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, समथिंग लाइक दिस, ऐसे अपन इसका नाम दे सकते हैं। ओके, चलो खैर। और पॉजिटिव नेगेटिव क्या दिखाता है वो आपको पता है, वेव फंक्शन वो दिखाता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। चलो बेटा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। क्या सबको इतना शेप समझ में आ गया है? ठीक है, चलो आ गया है। जितने बच्चे बोलते हैं उससे लगता है आ गया है, पर डाउट में एक बात समझ में आती है कि कुछ बच्चे अभी भी मेहनत कम कर रहे हैं। स्पेशली आज डाउट में कितने बच्चे थे? लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 बच्चे, 49 के करीब मैंने देखे थे, सबसे ज्यादा शायद हो सकता है बीच में 50 हुए होंगे। बट अभी भी बहुत सारे बच्चों ने डाउट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब मैं आपको रेस में 62 तक दे रहा हूँ, दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और एक्सरसाइज 1 ऑफ मॉड्यूल में क्वेश्चन दूंगा आज, और उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे, बशर्ते मेरे पास कल नेट की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है लेकिन वहां नेट रहता है। तो यदि नेट रहा और कोई समस्या नहीं आई तो कल मैं आपको क्लास लगा दूंगा और आपसे फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 के सॉल्व कर लेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन दूंगा, बहुत सारे नहीं दूंगा, इतने दूंगा कि आप आराम से कर पाओ, है ना। देखो, यदि कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन भी हैं या 120 क्वेश्चन है, यदि हम 30-30 क्वेश्चन भी एक दिन में डिस्कस कर लें तो 4 दिन में डिस्कशन हो जाता है 120 क्वेश्चन का, समझ रहे हो। तो कल भी हम डिस्कशन करेंगे, ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर मारेंगे। बीच बीच में मैं हायर क्वेश्चंस की क्लास लेता रहूंगा, जिससे कि जो बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, 4-5 बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए वो हायर लेवल की क्लास भी चलती रहेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मैं आपको बताऊं, डी ऑर्बिटल के बारे में बता रहा था। चल भाई 4D ऑर्बिटल ले लेते हैं। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है 4D ऑर्बिटल में नोड कितने होंगे बेटा? टोटल टोटल नंबर ऑफ नोड होशियार बच्चे ने बताए बराबर 3, है ना। और एंगुलर नोड होशियार बच्चे ने बताए 2, तो 3 - 2 ऑटोमेटिकली रेडियल नोड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब एक कोई डी ऑर्बिटल बना लेते हैं अपन, मान लो DXY बना लेते हैं, है ना। मैंने DXY बनाया, तो DXY में बनाऊंगा कि यूं और ये यूं, पर फिलहाल इस पे सिर्फ 2 एंगुलर नोड दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, लेकिन रेडियल नोड नहीं दे रहा दिखाई। तो रेडियल नोड कैसे बनेगा? आई होप दुनिया समझ गई होगी। दिस इज रेडियल नोड, जो व्हाइट कलर से आपको पुता हुआ दे रहा है। दिस इज रेडियल नोड, सेम डायग्राम इस साइड में कंटिन्यू। आई होप सब बच्चों को और रेडियल नोड यहाँ पर कैसा दिख रहा है पूरा क्लियरली समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। दीज आर एंगुलर नोड्स, और बीच में हमको रेडियल नोड भी दे रहा है दिखाई, ये जो व्हाइट कलर से दे रहा है दिखाई, दैट इज रेडियल नोड। क्लियर बेटा सब लोगों को? कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या? इसको और व्हाइट कर दें।
आई होप सो ड्राइंग से कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट आना चाहिए। आ गया बेटा? सो दिस इज 4D आ गया है ना। यदि 5D बनाते तो क्या हो जाता बेटा? यदि 5D बनाते एक और नोड बना देते, इसके ऊपर दो यूं और खींच देते, उसमें दो व्हाइट कलर के वो आ जाते और हम पहचान जाते ये क्या है, 5D है। ठीक है बेटा? नोडल प्लेन तो दो ही रहते, नोडल प्लेन तो दो ही रहते। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलो, तो दिस इज डायग्राम ऑफ 4D। लेट अस ड्रॉ द दिस ग्राफ ऑफ साई वर्सेस आर फॉर 3D, है ना। अब 3D में कौन सा नोड नहीं होता फॉर 3D? सिंस 3D has zero radial node, no node will be plotted on the graph. No node will be plotted on graph because on graph only radial node are plotted. Because on graph only radial node are plotted. तो ये ग्राफ कैसा देगा दिखाई, यूं जाएगा और यूं चला जाएगा साई का ग्राफ, और साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ भी यूं जाएगा यूं चला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देयर विल बी नो नोड। यदि यही ग्राफ मैं 4D के लिए प्लॉट करूं, फॉर 4D, वन रेडियल नोड, बोलो हो, वन रेडियल नोड, तो ग्राफ जो है वो कैसा जाएगा, वो ग्राफ कुछ, सॉरी साई का ग्राफ है ना, साई का ग्राफ है तो यूं जा करके यूं हो जाएगा, और यही साई स्क्वायर का जो ग्राफ होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो वो यूं जाके यूं जाएगा और यूं चला जाएगा। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग मी। दिस इज ग्राफ ऑफ एक नोड आ रहा है 4D में, रेडियल नोड। ग्राफ पे कौन सा नोड प्लॉट होता है, सिर्फ रेडियल नोड। एक नोड आया और डी का ग्राफ है, तो एक नोड कौन से डी में आता है, 4D में आता है। 3D में एक भी नोड नहीं आता है। तुम्हें इस बात समझ में आई कि नहीं आई? आई समझ में? अब ये ग्राफ बेटा 3D का है। यदि कोई आपसे ये बोलता, तुम जरा कॉमन सेंस टाइप की चीज का इस्तेमाल करना, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना सही है कि नहीं है। मैं बोल रहा हूं दिस ग्राफ इज फॉर, दिस ग्राफ इज फॉर, क्वेश्चन है ऑप्शन ए 2P, ऑप्शन बी 3D, ऑप्शन सी 4F, डी ऑल ऑफ द अबव। बताओ बेटा इसका आंसर सही क्या हुआ? ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही बोला है। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ पे एक भी रेडियल नोड नहीं दिख रहा है। इस ग्राफ पे एक भी रेडियल नोड नहीं दिख रहा है। 2P में रेडियल नोड 0 है, 3D में रेडियल नोड 0 है, 4F में भी रेडियल नोड 0 है, क्योंकि F में L की वैल्यू 3 आ रही है, टोटल नोड भी 3 आ रहे हैं। तो टोटल नोड भी 3 है और F के लिए वैल्यू L की 3 आ रही है, तो रेडियल नोड 0 हो गया। चमका के नहीं चमका? तो दिस ग्राफ कैन बी ट्रू फॉर, दिस ग्राफ कैन बी ट्रू फॉर 2P, 3D और 4F, किसी के लिए भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल ऑफ दिस। अब ये वाले ग्राफ को यदि देखा जाए तो कोई पूछे these graph are true for option A 4D, option B 5F, option C 3P, option D all. The correct answer is again all, क्योंकि इधर एक नोड प्लॉट हुआ है, इधर एक नोड प्लॉट हुआ है। समझ ला, एक नोड प्लॉट हुआ है। अब कोई बच्चा बोल रहा है सर ये ग्राफ 2S के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। 2S का ग्राफ कहां से चालू होगा, ऊपर से चालू होगा, उसका ग्राफ नीचे से चालू नहीं होगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो किसी बच्चे ने जिसने बोला ये 2S का ग्राफ हो सकता है, वो गलत है, क्योंकि 2S का ग्राफ ऊपर से चालू होता है, नीचे से चालू नहीं होता है। क्या बात चमक गई सब लोग को? बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है सभी। ठीक है, आ गया सबको ग्राफ समझ में? अब एक आखिरी ग्राफ बचा हुआ है जो मुझे आपको सिखाना है। सर ऊपर जाके नीचे क्या आता है, सर ऊपर जाके नीचे क्या आता है सर?
सर नीचे से कौन चालू होता है ग्राफ? भाई ऊपर जाके नीचे कौन आता है, मतलब ये बात कर रहे हो क्या? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके नीचे आती है, ये बात है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुरू में बड़ी थी बेटा, फिर घटना चालू हो गई थी, याद करो। जब पी में, डी में और एफ में शुरू में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, तो ग्राफ ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, शुरू में 0 होता है। और एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, तो ग्राफ ऊपर से चालू होकर नीचे की ओर जाता है। टू टाइम में ऊपर जाके नीचे, टू टाइम में ऊपर जाके नीचे, तो बेटा ये हुआ ना, ये ऊपर गया फिर नीचे गया, तो ये नीचे क्यों जा रहा है, सेकंड टाइम में नीचे क्यों गया, ये पूछ रहे हो क्या? फिर से बेटा वही होगा, शुरू में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी और आगे बढ़ने पे कम मिलेगी। जैसे ही जब सेकंड लोब चालू होगा ना बच्चे, तो शुरू में ज्यादा होगी फिर कम होगी, है ना। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ये इसका पीक ज्यादा है। उसके बाद जब सेकंड वाला टाइम आया, जब फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलना चालू हुई है, तो क्या हुआ है कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ी हुई है, लेकिन वो उतनी नहीं है जितनी पहले थी, इसलिए इसका टकला नीचे है। पर इधर भी शुरू में बढ़ती है और फिर घटती है, इधर वाले लोब में भी शुरू में बढ़ती है फिर घटती है। और एक बात और याद रखना, यदि यहाँ पॉजिटिव साइन दोगे तो यहाँ नेगेटिव साइन दोगे। कारण समझ में आता है क्यों? क्योंकि ग्राफ ऊपर से नीचे गया, तो ये नीचे आया, तो पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। कल समझा चुका हूँ इस बात को आपको। हाँ 5D में बेटा, 5D में कितने रेडियल नोड हो जाएंगे? 3 रेडियल नोड हो जाएंगे। 5D में 3 रेडियल नोड हो जाएंगे, क्योंकि 5D में नहीं 5D में 2 रेडियल नोड होंगे। 5D में टोटल नोड 4 होंगे, टोटल नोड 4, जिसमें 2 एंगुलर नोड और 2 रेडियल नोड। क्लियर? ओके बेटा। अब 6D 7D सब डिस्कस किए जा सकते हैं, ठीक है। हो, अब हाना बोल दो यार, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ओके डन, डन। चलो भाई, अब मैं आपको इसके आगे की कहानी और समझाता हूँ। अब इसके आगे यदि अपन कहानी करें तो बस आप मेरे साथ मेहनत करते रहो, तो आपका ना कल्याण हो जाएगा। मैं क्या आपको हर एक चीज अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बच नहीं रहा हूँ किसी चीज से कि ये तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो एक काम करो छोड़ दो, है ना। उसे क्या पता लगना है, मॉड्यूल में तो दिया नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं मानता हूँ कुछ बच्चे वीक होते हैं, तो उसी के लिए मैं डाउट क्लास वगैरह इतनी सारी लगा रहा हूँ अभी, और ग्रुप पे डाउट डिस्कशन हो रहा है, जिससे मेहनत करके हमारा लेवल थोड़ा अच्छा हो जाए, हम सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ें, दूसरों को देखें तो भी लगे कि हाँ यार हमको अच्छा आता है, हमारी नॉलेज बढ़िया है, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे बच्चा और ज्यादा पढ़ाई चालू करेगा। कल मैंने, जब तक मैं मिटा रहा हूँ आपको ये सिखाता हूँ, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ 8 घंटे आप सोया करो, है ना। कल मैं एक रिसर्च वर्क देख रहा था, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने किसी ने किया है वो रिसर्च वर्क, और शायद सिंगापुर और कोरियन और जापानीज यूनिवर्सिटीज भी उसमें इन्वॉल्व है। उसमें उन्होंने बोला कि यदि कोई व्यक्ति 7.5 घंटे से कम सो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको, उसका कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता 100%। और उन्होंने साइंटिफिकली उसको बताया कि स्लीप जो होती है उसमें 9 एपिसोड्स आते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कंप्यूटर की रीफॉर्मेटिंग की जाती है ना। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग सिस्टम जो होते हैं हमारे शरीर के, वो सब सिस्टम्स को रीफॉर्मेट एक तरीके से किया जाता है, और उसके लिए शरीर का उस समय रेस्ट पे होना जरूरी है, क्योंकि यदि वो रेस्ट पे नहीं रहा तो वो फॉर्मेटिंग जो है उसकी सही से नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो वो कभी भी अच्छा कंसंट्रेशन उसका नहीं हो सकता। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में हृदय रोग की प्रॉब्लम होना, मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन आना, ये बहुत कॉमन बात है स्लीप डिसऑर्डर में। इसके अलावा हृदय रोग होना और कैंसर के चांसेस का बढ़ जाना। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने बताई है। जनरली लोग क्या सोचते हैं, सोना इज अ वेस्टेज ऑफ द टाइम। बिल्कुल भी नहीं, इट इज नॉट द वेस्टेज, इज अ वेरी वेरी नेसेसरी थिंग दैट यू नीड टू डू। तुम में से ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि वो सोते कम है, और ये पूरा का पूरा मार्केट है। क्यों? जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल जब हम देखते हैं तो मोबाइल से ब्लू लाइट निकलती है, और ब्लू लाइट जो निकलती है वो ऐसे हार्मोन्स को हमारे शरीर के नुकसान करती है जो हमें सोने में मदद करते हैं। तो क्या हुआ
कि जब वो सोने में मदद नहीं करेंगे तो देयर इज अ ह्यूज मार्केट नाउअडेज जो कि सोने की दवाइयों का या ऐसे म्यूजिक का वगैरह वगैरह आता है कि आप ये वाला म्यूजिक सुनो और आपको 15 मिनट में नींद आ जाएगी। ये सब मार्केट जो है ना आपको हर तरह की गंदगी ऑफर करता है और वो चाहता है कि आप जो है इसमें फंसो, इसमें इंडल्ज हो। जो हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है वो हमको नहीं मानना। The thing is that you need to sleep for 7.5 hours daily और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। वैसे तो ये बात सही है, बिल्कुल हमारे शास्त्रों में लिखा है, अंग्रेज भी उसको बोल रहे हैं, अमेरिका यूनिवर्सिटी ने ये बात बोली कि 3:30 बजे सुबह के उठना इज मोस्ट आइडियल थिंग, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। एंड दे हैव यूज्ड दिस टर्म ब्रह्म मुहूर्त, कि ये ब्रह्म मुहूर्त है 3:30 बजे। लेकिन आप 3:30 बजे नहीं उठ सकते। लेकिन हमारे सारे बुजुर्ग एक बात बोलते थे, शाम को, रात को, सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ना चाहिए। सब लोग कहते थे कि नहीं कहते थे। और रात को 8 बजे सो जाना चाहिए। किसी से भी, अपने दादाजी से पूछो, अपने पापा से पूछो कि आपके पापा कितनी बजे सो जाते थे। दे ऑल विल गिव आंसर्स 8 बजे सो जाते थे। और सुबह जो है वो लोग उठ जाते थे कितने बजे? 4 बजे उठ जाते थे। समझ रहे बात को? तो आइंस्टीन हुआ या बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, ये सब कब पैदा हुए? ये सब जो है 60 के दशक के पहले हुए हैं। आज देखो, आज रिसर्च वर्क क्या है? कुछ ऐसा रिसर्च वर्क नहीं हो रहा, कुछ नया रिसर्च वर्क नहीं हो रहा, कोई बड़ी बीमारी की हम दवाई नहीं खोज रहे हैं। द थिंग इज दैट हम अपने आप पे अत्याचार फिलहाल कर रहे हैं। स्लीप डेप्रीवेशन नहीं करना है, 8 घंटे जरूर सोना है हमको, और बाकी 8 घंटे पढ़ना है। 8 घंटे में 4.5 घंटे बचे हुए, 8 घंटे में 4.5 घंटे ऑनलाइन क्लास, 3.5 घंटे में अपन जो एंजॉय कर सकते हैं वो एंजॉय कर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये आपको करना ही करना है। मोबाइल को अपने आप से दूर रखो, थोड़ी दूर मोबाइल को दूर रखो, क्योंकि मोबाइल एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम हर 2 मिनट में मोबाइल में झांक के देखते हैं कि मैसेज तो कोई नहीं आया। आप हर घंटे में मैसेज चेक कर लिया करो, 1 आवर में मैसेज चेक कर लिया करो, अपने डाउट ग्रुप पे मैसेज चेक कर लिया करो कि सर ने क्या मैसेज किया है। ये जरूर चेक कर लिया करो कि सर ने क्या मैसेज किया है, तो वो मैसेज आपने चेक कर लिया। समझ लो, क्लियर थी बात? और फिर आप जो है अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कर दो। मोबाइल इतनी दूर रखो कि उसको उठा के लाने में कष्ट हो, तो नहीं, वरना बार बार 2-2 मिनट में आप मोबाइल देखोगे, आपकी पढ़ाई बेटा नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कंटिन्यूअस 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 3.5 घंटे आपको मिले, इसमें बीच में ब्रेक ले लिया करो 10-10 मिनट के। 1 घंटा पढ़ लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, और ऐसे करते करते 8 घंटे अपने एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और होती है बेटा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब तक जो हमने निकाला है वो क्या निकाला? अब तक हमने निकाला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या है, किसी बिंदु पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस क्या है। उससे बोला न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इधर भी मिल सकता है, इधर भी, 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 और इस पूरे एरिया को उसने क्या किया था? ऑर्बिटल बोल दिया था। तो अब तक हम एक पॉइंट के बारे में खोज रहे थे, अब पॉइंट के बारे में नहीं खोज रहे। अब हम ये खोज रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई एक 3 डायमेंशनल एरिया में, कोई एक स्फेरिकल एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने की क्या संभावना है विद द डिस्टेंस, है ना। अभी तक हम किसी पॉइंट के बारे में देख रहे थे, रेडियस बता रहे थे ना बेटा। तो रेडियस किसके लिए ले रहे थे? हम रेडियस किसका ले रहे थे? उस पॉइंट का ले रहे थे। और अलग अलग अपन ने प्रोबेबिलिटी से निकाल लिया कि इधर भी हो सकता है, 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 और जितने वो पॉइंट थे उन सब पॉइंट्स को मिलाकर के ऑर्बिटल बोल दिया गया। ठीक। तो एक बच्चे को कंफ्यूजन ये भी होता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस देन बिटवीन बोहर के मॉडल से भी वही फॉर्मूला लिखा है और क्वांटम नंबर में भी वही फॉर्मूला लिखा है। आपने बोला बोहर का मॉडल जो है वो गलत है और क्वांटम नंबर में लेके वही फॉर्मूला लिखा दिया, r = 2.529 n²/z। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा? लिखा है ना। तो एक बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने सर ऐसा क्यों किया। बेटा पहली बात तो बोर्ड ने एकदम डेफिनेट रेडियाई बोला था, और यहाँ पे जो कैलकुलेशंस है वो मोस्ट प्रोबेबल कैलकुलेशंस है, एक बात। और यदि मैं इसको पूरे को कैलकुलेट कर दूं तो आपको ये आ जाएगा कि हाइड्रोजन के केस में जो है एग्जैक्टली 0.529 प्रोबेबिलिटी के द्वारा रेडियस आता है। मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो हाइड्रोजन के लिए मैंने कल आपको एक इक्वेशन लिखाई थी, आपको याद हो बेटा? तो
हाइड्रोजन के लिए कल मैंने आपको एक इक्वेशन लिखाई थी, आपको याद हो तो, हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज 1s ऑर्बिटल के लिए याद करो बेटा, एक इक्वेशन लिखाई थी मैंने आपको। यदि उस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो, यदि उस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको जो है वो मैक्सिमम कहां प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन मिलने की। तो मैक्सिमा के लिए आप लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके होंगे कि मैक्सिमा यदि आपको निकालना है तो अपन डिफरेंशिएट कर दें, बराबर 0 कर दें, तो मैक्सिमा आ जाएगा। बोलो यार, याद है? तो उस इक्वेशन को यदि आप डिफरेंशिएट कर दोगे और बराबर 0 कर दोगे मैक्सिमा के लिए, तो आपका आंसर जो रेडियस के लिए आएगा 0.529 ही आएगा। उसको मैं प्रूव कर सकता हूं, करूंगा नहीं फिलहाल, लेकिन मैं आपको बाकायदा उसको प्रूव कर सकता हूं, डिफरेंशिएट करके 0.529 ही आता है। तो अब आपको उस पर भरोसा कर लेना है कि सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। एक इक्वेशन मैंने आपको लिखी थी कि साई इज इक्वल्स टू, याद है बेटा, एक इक्वेशन लिखी थी, साई इज इक्वल्स टू कुछ जेड बाई टू ए नॉट की पावर 3/2 ई की पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट करके कुछ लिखी थी ना इक्वेशन। उसको हमको डिफरेंशिएट कर देना, बस आपको उसको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। यदि आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना आता है तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये क्या बताता है? जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस है बच्चों, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके चारों तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन किसी एक छोटे से एरिया में क्या है, किसी एक छोटे से वॉल्यूम में क्या है। अब ये वॉल्यूम में क्या प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन मिलने की, इस वॉल्यूम में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो इसको दिखाने के लिए मैं इसको यदि थोड़ा सा बड़ा कर दूं, इसका मैथमेटिक्स तो मैं नहीं करूंगा आपके लिए, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होता एक्चुअली, है ना। ये एरिया है मजेदार बेटा, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये सब फिजिक्स है बहुत ही मजेदार और बहुत डेप्थ में है, सच बात ये। पर इस लेवल का फिजिक्स कभी क्लास में डील नहीं किया जाता, सच बात तो ये है ना। आप चाहे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो, चाहे कुछ पढ़ लो, कोई डील नहीं करेगा ये सब, ठीक है। तो ये आया, अब समझना आप मेरी बात को ध्यान से। वो निकाल रहा है, अब यहाँ पे तो मैंने एकदम पतलू सा एरिया बनाया था, क्योंकि एक्चुअली पतलू सा एरिया लेना, एकदम पतलू सा एरिया लेना है कि इस डिफरेंशियल एरिया में प्रोबेबिलिटी, इस डिफरेंशियल वॉल्यूम में, सॉरी मैंने एरिया बोल दिया, इस डिफरेंशियल वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है। लेकिन इतना छोटू सा करके बेटा मेरी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मैं आपको डायग्राम में दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं इस छोटू वॉल्यूम को थोड़ा सा इनलार्ज करता हूं, जिससे आपको अच्छे से दिखे कि मैं मैथमेटिक्स क्या करने वाला हूँ। होगा डिफरेंशियल एरिया, है ना, वॉल्यूम, बार बार एरिया मुंह से निकल जाता है, डिफरेंशियल वॉल्यूम, ठीक है ना, इस न्यूक्लियस के चारों ओर। तो चलो उसको थोड़ा बड़ा कर, और यदि मैं इसका वॉल्यूम निकालूं बेटा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है। यदि ये वाला रेडियस r है, तो ये वाला रेडियस r प्लस r होगा। इस छोटे से वॉल्यूम का रेडियस स्मॉल r ले लिया, r प्लस r होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस शेल, वॉल्यूम ऑफ शेल जो ये बीच में आ रही है आपके पास में, क्या ये ऐसा हो जाएगा 4/3 पाई r प्लस r का क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। बोलो बेटा, बोलो बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल लो, अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो क्या आपको बचा हुआ वॉल्यूम मिल जाएगा, बचा हुआ वॉल्यूम मिल जाएगा। अब r इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू द r इज वेरी वेरी स्मॉल, अरे कचरा कर दिया मैंने, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r, therefore higher power of r can be neglected, therefore क्योंकि जब कोई चीज छोटी होती है तो उसका स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाएगा, हायर पावर ऑफ r कैन बी नेग्लेक्टेड, power of small r can be neglected, can be neglected। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को जो वॉल्यूम मिलेगा वो वॉल्यूम आएगा 4/r², जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 4/r² dr, 4/r² लिखो सिर्फ, ठीक है ना, 4πr²। आई सपोज दैट मैंने कुछ गलत ना लिख दिया, 4πr², या 4πr² जो है इसका आ गया क्या, वॉल्यूम। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, और इसके बाद क्या होता है बेटा, खैर मैंने ये लिखा नहीं कहीं पे, कोई नहीं, नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता।
ये वॉल्यूम आ गया यहाँ पर, यदि मैंने कुछ गलत ना लिखा हो तो 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व वैसे हम कर सकते हैं, थोड़ा पूरा बोर्ड भर जाएगा मेरा, आप एक बार ट्राई कर लेना बेटा सॉल्व करके, है ना। हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देना बस, और जो भी सोल्यूशन पे आ जाए वो आप लिख लेना, ठीक है ना। क्योंकि अब क्या है, इसको करोगे फिर पहले प्लस आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर जो भी स्क्वायर करके आएगा उसको एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इससे माइनस करना पड़ेगा, फिर जाकर के हायर पावर सारी नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यदि आगे बढ़ूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम आपको देखनी है। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपको इस वॉल्यूम में यदि देखनी है, एक सेकंड रुकना यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कोई चीज इसमें कम तो नहीं लिख दी है, एक टर्म कहीं कम तो नहीं लिख दिया है। चेक ही कर लेता हूँ यार, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स तो किया नहीं, इसका भी डिराइव, पूरा मैथमेटिक्स डिराइव करने में मेरा समय खराब होगा, वो मैं करना नहीं चाहता। तो दादी 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 जा सिम सिम मिलेगा नहीं, बुकुआ में भी नहीं मिलेगा, बुकुआ 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 4 पाई आर स्क्वायर, वैसे है तो 4 पाई आर स्क्वायर ही, चलो वही है, ठीक है। चलो तो इस वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं, तो इस वॉल्यूम में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और इसको डिनोट करते हैं हम 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर से, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू आर। साई स्क्वायर क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताएगा इस वॉल्यूम में विथ रिस्पेक्ट टू आर। मुझे एक बात बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे बढ़ेगी या घटेगी, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बढ़ेगी या घटेगी, मैं आपको बताता हूँ। आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलो हो। आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलो हो बोलो हो बोलो हो बोलो हो बोलो हो। एक्चुअल सेंस में कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते कि बढ़ेगी कि घटेगी, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है साई स्क्वायर जो फंक्शन है, मेरी बात सुन लो भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये फंक्शन गिरेगा लेकिन ये फंक्शन तो बढ़ेगा। 4 पाई आर स्क्वायर तो बढ़ेगा ना, रेडियस तो बढ़ता जा रहा है ना भाई, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, बोलो यार। ये फंक्शन बढ़ेगा और ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन गिरेगा। जैसे जैसे आप वॉल्यूम दूर लोगे, जैसे जैसे वॉल्यूम दूर लोगे वैसे वैसे क्या होगा, ये वाला फंक्शन तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन बढ़ेगा और ये वाला फंक्शन क्या होगा, ये वाला फंक्शन गिरेगा। क्लियर है बेटा। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि बढ़ेगा कि घटेगा, ये नहीं कहा जा सकता है कि बढ़ेगा कि घटेगा, लेकिन ये तो कह सकते हैं, ये तो कह सकते हैं, नहीं बेटा दोनों स्क्वायर है लेकिन फिर भी इक्वली नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि रेडियस किस ऑर्डर से चेंज हो रहा है और साई किस ऑर्डर से चेंज हो रहा है, तो ये मत बोलना इक्वली हो जाएगा। क्या बात क्लियर है बेटा, अरे मैथमेटिकल, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते बराबर होगा, है ना, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बढ़ेगा घटेगा। अब सुनो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, है ना। एक्चुअल क्या होता है पर एक बात निश्चित है, एक बात निश्चित है कि न्यूक्लियस पे इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 आएगा। बोलो हो बोलो हो बोलो हो 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 मान गए बात, मान गए, न्यूक्लियस पे 0 आएगा क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 0 आएगी। तो चाहे एस ऑर्बिटल के लिए हो और चाहे पी ऑर्बिटल के लिए हो, ग्राफ नीचे से ही चालू होगा। चाहे एस ऑर्बिटल के लिए हो चाहे पी ऑर्बिटल के लिए हो, ग्राफ नीचे से ही चालू होगा। बोलो हो बोलो हो बोलो हो बोलो हो। आया 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 आया, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसा दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। 1s के लिए ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, 1s में कोई नोट तो होता नहीं है। अब आया ग्राफ 2s का, अब देखो फिर आश्चर्य होगा बच्चों को, ये क्या हो गया सर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। अच्छा कुछ किताबें इसको कैपिटल आर स्क्वायर लिखती हैं, बुरा मत मानना, दैट इज वो साई स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर टर्म यूज करती है, ठीक। अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, मैं बना रहा हूँ इसका ग्राफ, पता है इसका ग्राफ कैसा दिखता है, आपको आश्चर्य होगा, ऐसा दिखता है। दिस इज फॉर 2s, दिस इज फॉर 2s। अब घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य, क्या घोर आश्चर्य, बोलो क्या घोर आश्चर्य। आप बोलोगे सर ये जो पहले वाला है वो टिकला छोटा है और बाद वाला टिकला बड़ा है, पहले वाला छोटा है बाद वाला बड़ा है। अब आश्चर्य तो करो लेकिन समझो भी उसको, समझो ये कि आपको ये नहीं पता है कि आर स्क्वायर का फंक्शन ज्यादा बढ़ रहा है कि साई स्क्वायर का फंक्शन ज्यादा कम हो रहा है। आपको ये नहीं पता कि आर स्क्वायर का फंक्शन ज्यादा बढ़ रहा है कि साई स्क्वायर का फंक्शन ज्यादा कम हो रहा है।
तो आपको एग्री करना पड़ेगा ये प्रैक्टिकली ऐसा ग्राफ आया है तो ये सही हो। बोलो बेटा, आप इसको समझ नहीं सकते हो, इस बात को तो नहीं कह पाओगे कि ज्यादा होगा कि कम होगा मैथमेटिक्स के आधार पे, लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राफ मिलेगा तो आप एग्री कर सकते हो हाँ ऐसा इसलिए हुआ होगा, ये वाला फंक्शन ज्यादा बड़ा होगा और वो वाला फंक्शन कम बड़ा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अरे हृदय यार इसके पीछे मत पड़ो यार, एक्स एक्स टच करा दिया, कल बोल तो दिया था यार, कितना मतलब थोड़ा कॉमन सेंस टाइप की चीज नहीं है क्या यार? कल बोल तो दिया था यदि टच हो गया तो इन्फिनिटी मान लो यार, आखिरी वाले को नोड नहीं मानते, कितनी बार बताओ, लास्ट वाले को नोड नहीं मानते। ठीक है, ओके चलो ठीक है। सर उसे नेग्लेक्ट क्यों कर सकते हैं, किसे बेटा, किसे नेग्लेक्ट क्यों कर सकते हैं, खुशी किसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? यार एक तो क्वेश्चन क्या पूछते हो भगवान ही मालिक है, बोल रहे उसे नेग्लेक्ट कर सकते, तुम लोग को समझ में आ रहा है इसका मतलब? सर सारे आर की पावर को, अरे मेरे भाई कैसी बात कर रहे हो, जब कोई चीज छोटी होती है, जब कोई चीज छोटी होती है, मान लो कोई है 1 है और 1 की कंपेरिजन में 0.0001 है, तो 0.001 का स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, तो हाइयर पावर को इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब जो बच्चा अच्छे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा फिर मैं उसको आंसर नहीं बताऊंगा। सर सारे ग्राफ फिर नीचे से क्यों चालू हो रहे हैं वापस से बता दो। देखो भाई ये सोतलू अभी बोला था ये आर स्क्वायर, आर की वैल्यू तो जीरो होगी ना न्यूक्लियस पे, आर की वैल्यू तो जीरो होगी ना न्यूक्लियस पे, तो 4 पाई r² की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल्स टू जीरो। बोलो भाई सोने वाले बच्चे, समझ में आ गया? सब न्यूक्लियस पे क्यों जीरो से चालू हो रहे हैं? अब हाँ नहीं बोल रहे हैं, आ गया? ठीक है, थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने। प्लीज रिपीट फॉर 2s। अब 2s के लिए 2s में कितने नोड होते हैं, 2s में कितने नोड होते हैं बताओ, 2s में कितने नोड होते हैं? उमर बोल रहा है 2 नोड होते हैं, उमर में ना मोबाइल में घुस के कूट दूं तेरे को, एक नोड होता है 2s में, एक नोड होता है, करेक्ट है, एक नोड होता है। तो बचुआ एक नोड ये दे रहा है दिखाई, जीरो ही से ग्राफ चालू होगा। हाँ ये बात पूछने की इसका टकला छोटा इसका टकला बड़ा क्यों, तो वो बात अपन को समझनी पड़ेगी कि आर स्क्वायर और साई स्क्वायर दो फंक्शन है भाई, साई की वैल्यू समय के साथ क्या हो रही है, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक उमर की हो गई, कोई बात नहीं, सुन तो साई स्क्वायर की वैल्यू समय के साथ गिर रही है और आर स्क्वायर की वैल्यू समय के साथ बढ़ रही है। बेटा दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, कौन ज्यादा बढ़ रहा है कौन ज्यादा घट रहा है ये नहीं कहा जा सकता है। तो टिकला छोटे का मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर का कंपोनेंट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इसलिए यहाँ पे टिकला बड़ा है, स्मॉल आर स्क्वायर का कंपोनेंट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इसलिए टिकला बड़ा है, और साई स्क्वायर का कंपोनेंट उतना डोमिनेट नहीं कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक हद से ज्यादा दूर जाने पे खतरनाक तरीके से गिरी होगी। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, मैथमेटिक्स है बेटा और कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है बस और कुछ नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ पहला टिकला बड़ा, दूसरा पहला छोटा दूसरा बड़ा, मैं चाहता तो आपको ये भी बोल सकता था बेटा प्रैक्टिकली ग्राफ ऐसे ही आया अब इसको क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन मैंने आपको थोड़ा मैथमेटिक्स से समझाने की कोशिश भी की है। क्या होता है मैं आपको एक बात बताऊं, ये पढ़ाने में मैं हरदम इस बात पे विचार करता रहा हूँ, और सही बोलूं इथिकल टीचिंग करना बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में, तो मुझे लगता है कि यार इसको पढ़ाएं तो एक बात तो तय है कि 100% समझ में नहीं आएगा, तो क्या करें, इस फैक्ट को उड़ा दें क्या या इसको बता दें? इथिकल टीचिंग ये कहती है कि बता दो, क्योंकि ये तो नहीं आया बड़े से बड़े साइंटिस्ट को समझ में, तो तुमको कैसे आएगा समझ में, लेकिन एक आइडिया लग सकता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो वो आइडिया लगना ही बड़ी बात है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, आ रही ना बात समझ में? मेरा भरोसा ना हो तो इंटरनेट पे एक बार टाइप कर दो बेटा, क्या, ग्राफ ऑफ रेडियल डेंसिटी फंक्शन, ग्राफ ऑफ रेडियल डेंसिटी फंक्शन, ग्राफ ऑफ रेडियल डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड वेव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आर। यदि किसी एक ने भी इतना समझाया होगा तो मैं मान जाऊंगा। इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल है ना बेटा, एक से एक लोग है ना जो बैठ करके अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों पे वीडियो बना रहे हैं, यदि किसी एक ने भी इस डेप्थ को डिस्कस किया होगा तो मैं मान जाऊंगा। 11th के बच्चों से, बीएससी के बच्चों से नहीं, अब वो तो पहले पढ़ के बैठे हैं उनसे डिस्कशन हो सकता है, लेकिन 11th क्लास के लिए वीडियो बनाओ और इस डिटेल में गया हो, हिम्मत ही नहीं इतने डिटेल में जाने की, पता है बच्चे को
कुछ समझ में आता है और कुछ बात नहीं आती है, फिर भी आपको 90% बात समझ में आ गई। मैं आपको मूर्ख नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ बच्चा होशियार होता है। आप उसकी काबिलियत पे इतना शक मत करो कि आप छोटी छोटी बातों में सोच लो ये तो गधेड़ा है, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा, ट्राई करेगा तो आएगा। तो पहला टिकला छोटा, दूसरा टिकला बड़ा। क्या समझे तुम? प्रिंसी आई है आज? प्रिंसी आई है आज? प्रिंसी नहीं दिख रही है मुझे। चलो भाई, प्रिंसी लेकिन कल सही कह रही थी कि वो वीडियो लैग कर रहा था। मैंने बाद में रिकॉर्डिंग में देखा था और उसका कारण ये था कि मैं अपना वो ऑन करना भूल गया था, वाईफाई मैं मोबाइल से ही चला रहा था। चलो खैर, इतनी बात क्लियर सब लोग को? हाँ, थोड़ा सा आ गया ना समझ में बेटा? थोड़ा सा आ गया ना समझ में? बहुत है। सब कुछ समझ में आ जाए कतई जरूरी नहीं है, आपको समझने की कोशिश भी नहीं करनी है, ठीक है ना? थोड़ा सा आ गया ना समझ में? आप यदि ये सोचो आपको इसका 100% मैथ समझ में आ जाए, नहीं आएगा यार समझ में। छोड़ो। वरद जी, क्या आपको ये समझ में आया पहला टकला छोटा, दूसरा टकला बड़ा होगा? आया? तो वृद्ध जी आप मुझे ये बताएं कि यदि मैं 3s का ग्राफ बनाता, वृद्ध पाटिल देखो ध्यान से, वृद्ध पाटिल देखो ध्यान से, 4 पाई r स्क्वायर सॉरी साई स्क्वायर r का ग्राफ में बता रहा हूं। बता तेरे को हजम हुआ कि नहीं हुआ? एक टकला, दो टकला, तीन टकला। बोल भाई, ये 3s का ग्राफ है कि नहीं? 3s के ग्राफ में दो नोड होने चाहिए, दो नोड दिखाई दे रहे हैं, हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। छोटा टकला छोटा, फिर टकला बड़ा, फिर टकला बड़ा। बात समझ में आई? क्या तू खुद कर सकता था इसको कि नहीं कर सकता था? खुद कर सकता था ना? बस तो हो गया ना, 100% समझ में आ गया ना, क्या दिक्कत है? चमका? अरे तुम्हें ग्राफ ही तो बनाना सिखाना है बेटा, ठीक है ना? प्रैक्टिकली थोड़ी ना आप ग्राफ निकाल रहे हो, साइंटिस्ट बनना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, देखे तुम में से किसको कितना समझ में आता है। ये मैंने बोला ग्राफ 3s का है, 3s के अलावा किसका हो सकता है? बोलो, 3s के अलावा किसका हो सकता है? कोई बोल रहा है 2p, कोई बोल रहा है 3p, कोई बोल रहा है 2d। शुभम तू तो पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहा है, 2d होता ही नहीं है भाई। भाई नोट कितने दे रहे दिखाई, नोट कितने दे रहे दिखाई? नोट तो गिन लो। हाँ, कई बच्चे सही भी बता रहे हैं। नोट कितने दे रहे दिखाई? दो। दो नोड किसमें होंगे? 2p में दो नोड होंगे कि एक नोड होगा? रेडियल नोड है। और ये नोड कौन से है? रेडियल नोड है। ये नोड कौन सा है? रेडियल नोड है। बोलो हाउ, बोलो हाउ। रेडियल नोड है ना ये। ग्राफ पे कौन सा नोड प्लॉट होता है? रेडियल नोड। तो आंसर क्या होगा? 4p। 3p क्यों नहीं हो सकता? 3p में एक ही रेडियल नोड होता है भाई, 3p में एक ही रेडियल नोड होता है। और ये क्या होगा? 5d। और ये क्या होगा? 6f। आया कि नहीं आया? भाई तने रेडियल नोड निकालना है भाई, रेडियल नोड तो निकाल लेता भाई। भाइयों और दीदियों, रेडियल नोड निकाल लेते हो कि नहीं निकाल लेते हो? अरे 3s तो उमर जी पहले ही लिख दिया, 3s में दो रेडियल नोड होता है ना। 10-12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ रेडियल नोड निकालने। रेडियल नोड निकाल लोगे? बस ग्राफ पे रेडियल नोड देख लो और टुक इसे निशान मार। नहीं बेटा, दिस इज डेंसिटी नॉट ऑन प्लेन बच्चे, दिस इज डेंसिटी ऑन स्फीयर बेटा। रेडियल नोड स्फेरिकल होता है बच्चे, स्फीयर बेटा, स्फीयर। आएगा ना बेटा यूट्यूब पे, अभी मैं अपलोड करूंगा ना इस लेवल का लेक्चर यूट्यूब पे, वो आपको मिल जाए तो आपकी किस्मत है भाई, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ जाएं। शैलाई बढ़ो आगे, शैलाई बढ़ो आगे। चलो एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? अरे मैंने तो समझा दिया तुम लोगों को, मेरे को पता है कि ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, पर एक बार समझ में आ गया तो आप ये मान लेना कि आप बाकी पब्लिक से बहुत अलग हो गए। क्या मान लेना? बाकी पब्लिक से बहुत अलग हो गए, आप बहुत होशियार हो गए। इतना बहुत कम लोगों को आता है। तो क्या हम थोड़ा ट्राई करके आगे बढ़ जाएं या डरपोक बन के पीछे भाग जाएं? क्या लग रहा है? ट्राई करके आगे बढ़े या डरपोक बने? ट्राई करना चाहिए ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ। और मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक बार जरा टाइप करके देख लो इंटरनेट पे, सच्चाई समझ में आ जाएगी।
चलो और थोड़ा सा समझाता हूं, तुम लोगों से पूछता हूं, तुम लोग मेरे को बताना, है ना। मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं 6D के लिए 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर रिस्पेक्ट टू आर। कितनी बार नोड आएगा इस ग्राफ पे, कितने नोड आएंगे? सहज बेटा, टोटल नोड नहीं निकालने हैं, इस ग्राफ पे नोड कौन से आते हैं? सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। सहज वापस से सोचो, इस ग्राफ पे कौन सा नोड आता है? टोटल नोड आता है कि रेडियल नोड आता है? रेडियल नोड आता है, बिल्कुल। अब हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हुए? 5। सहज ने आंसर दिया था 5। क्या 5 नोड आएंगे? 5 नोड तो टोटल नोड है। फिर क्या होगा? एंगुलर नोड। कौन सा ऑर्बिटल है? डी है, तो एंगुलर नोड कितने होंगे? बोल 2। तो रेडियल नोड कितने हो जाएंगे? 3। तो ग्राफ पे कितने नोड आएंगे? जैसा सब बच्चों ने बोला 3। तो पहला टिकला छोटा, दूसरा टिकला बड़ा, तीसरा टिकला और बड़ा। एग्रीड? पहला टिकला छोटा, दूसरा टिकला बड़ा और तीसरा टिकला और बड़ा। एग्रीड? आ गया सबको समझ में? तो आ गया ना सबको 100% समझ में? ये टिकला, ये टिकला, ये टिकला, एंड इट इज लाइक दिस। खेला खत्म बाबू, 6D का ग्राफ बना हुआ है। खाना बोलना पड़ेगा, खाना बोलना पड़ेगा। खुशी जी अब खुश हो? ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ गए? ओके, बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बोर्ड बचा हुआ है, चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं तुमको। इधर लिखता हूं साई और इधर लिखता हूं आर। इधर लिखा साई, इधर लिखा आर। देखिए कौन होशियार बच्चा 5D का ग्राफ बना सकता है। ये साई है, ये आर है, 5D का ग्राफ बनाना। क्या पता सर जी, 5D का ग्राफ बनाना है। देखिए कौन होशियार बच्चा बनाता है। बना लिया सबने? सबने बना लिया? हाँ, बच्चों ने बोला 2 नोड आएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, एकदम सही बोला। ग्राफ कहाँ से चालू होगा? नीचे से कि ऊपर से? ग्राफ 0 से चालू होगा, ओरिजिन 0 से होगा, ओरिजिन से चालू होगा। शाबाश, ओरिजिन से चालू होगा। ग्राफ नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? ग्राफ इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। शाबाश, हो गया, खत्म बात। इधर से चालू है, टाम टूम चकाम चाहिए, हो गया। ये रहा ग्राफ। 1 नोड, 2 नोड, ये ऊपर गया फिर नीचे गया। 2 नोड आने चाहिए थे भाई। ग्राफ पे कितने नोड आने थे? 2 नोड आने थे, क्योंकि 5D था। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने आते बेटा? 4। एंगुलर नोड कितने आते बेटा? 2। रेडियल नोड कितने आते बेटा? 2। मतलब ग्राफ पे 2 नोड आने थे। ग्राफ पे 2 नोड आने थे, करेक्ट है। नीचे से ग्राफ क्यों चालू हुआ? क्योंकि डी का है। पी, डी और एफ का ग्राफ कहां से चालू होता है? एस का ग्राफ कहां से चालू होता है? ऊपर से। किसके लिए? साई एंड साई स्क्वायर के लिए। पीडीएफ का ग्राफ कहां से चालू होता है? ओरिजिन से। किसके लिए? साई एंड साई स्क्वायर के लिए। एसपीडीएफ का ग्राफ ओरिजिन से चालू होता है। ओरिजिन से चालू होता है। किसके लिए? 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर ओब्लिक आर के लिए, ओब्लिक आर के लिए, ओब्लिक आर के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? और कितना करूं? मनस्वी क्या पूछ रही है? अच्छा सर, ऊपर वाला ग्राफ गलत है। सर प्लीज 6D ग्राफ, उसमें 2 ही नोड बने हैं। 6D कहाँ लिखा है बेटा? अच्छा ये 6D लिखा है यहाँ पे, ये तो 5D के लिए बनाया ना। लेकिन अरे यहाँ लिख के 5D बनाया ना, कोई बात नहीं, 5D कर दे। अच्छा ये अलग है यार, ये अलग हो गया ना खत्म। ये अलग खत्म हो गया, शायद ये अलग था, ये अलग क्वेश्चन दिया था ये। अच्छा ये वाला ग्राफ की बात कर रहे हो तुम लोग? चलो देख लेते हैं। ये 6D का था ना, इस पर रेडियल नोड कितने आए थे? 3 आए थे। 1 2। हाँ ये वाला ग्राफ गलत है 100%, क्योंकि इसमें 2 ही आए। 1 2, तो कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। ये यूं जाएगा, यूं जाएगा। सही है, एकदम सही बोला आपने। रेडियल नोड 3 होने थे, 1 2 3। अब सही है ग्राफ, 6D का ग्राफ है अब सही। एकदम करेक्ट पकड़ा आप लोगों ने, आपको समझ में भी आ गया, शाबाश।
शाबाश, एकदम सही बेटा, ठीक है ना। 6D के खिलाफ 3 रेडियल नोड है, 1 2 3। सहस इसको रेडियल नोड तो नहीं मानते ना बेटा, सहस इसको रेडियल नोड तो नहीं बोलते ना, नहीं बोलते ना, हाँ इसको रेडियल नोड नहीं बोलते, समझ ला, समझ ला। और हाँ ये लास्ट वाला क्या हुआ, लास्ट वाला 1 2 3 ये नोड था, एक सेकेंड, एक और गलती है अभी तो यहाँ पे, 1 2 3 और ये टिकला ऊपर जाके और फिर नीचे आता, 1 2 3 और 1 2 3 3 रेडियल नोड है। अब ग्राफ सही है, अब ग्राफ सही है, क्योंकि फिर टिकला ऊपर जाएगा भाई, 3 रेडियल नोड चाहिए। अच्छा तुम्हारे लिए एक बात जो आसान है वो क्या है, अरे इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन कल कब लगेगी मैं आज नहीं कह सकता हूँ, है ना। अभी आपकी समस्या ये नहीं, देखो टेस्ट में आप समझो, ये सब टेस्ट में आएगा तो आप भी समझ लो नीट के लेवल से ज्यादा लेवल जा रहा है, तो आप इसकी चिंता मत करो, टेस्ट फेस्ट की, टेस्ट में जब भी आएगा सड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, ठीक। एक बात, तो अभी हम काय पे मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट पे, तो अभी 4 5 6 7 दिन मैं आपको एक्सरसाइज रेस 1 रेस 2 ये सब सॉल्व करवाऊंगा, और उसके बाद में बीच बीच में कभी होगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास हायर लेवल के क्वेश्चंस की ले लूंगा। जो आप में से जो बच्चा अटेंड करना चाहता है करो, जो नहीं करना चाहता मत करो। 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा उस लेवल का बच्चा होता ही नहीं है जो मैं अब शोडिंगर बेबी क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो 4 बच्चा हजम करेगा उसको। जिस बच्चे को हर किताब सॉल्व करने की आदत है, जो MS चौहान का, वो सॉरी क्या नाम है किताब का, एन अवस्थी IIT जेई लेवल की एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा है, उसको उस क्लास की जरूरत है। जो नहीं करना चाह रहा है मत करो, ठीक है। आ गया, लो भाई खतरनाक बारिश, भाई सुनो, हमने तुमको बहुत सारा पढ़ा दिया, ठीक है ना, बहुत सारा पढ़ा दिया, ये बहुत ज्यादा है। अब एग्जाम में क्या आना है वो मैं आपको बताता हूँ। तुम मॉड्यूल सॉल्व करोगे, पता है तुमको क्या आएगा, मॉड्यूल सॉल्व करोगे पता है क्या आएगा, वो पूछेगा 4P में टोटल नंबर ऑफ नोड कितना है, ले बता दिया, समझ रहे हो आप मेरी बात को, ऐसा क्वेश्चन आना है। 4P में टोटल नंबर ऑफ नोड कितना है, 2P में टोटल नंबर ऑफ नोड कितना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। 1P मिलता है कि नहीं मिलता है, 2D मिलता है कि नहीं मिलता है, शुभम तो 2D भी खोज लाया बेचारा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी देखना तुम मॉड्यूल में। चलो भाई, अब स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे ना बेटा, उसके बाद 3 लॉ बचे हुए हैं, अबाउ रूल और ब्ला ब्ला रूल, है ना। मंडे को खत्म हो जाएगा ये, जहां तक मेरा ख्याल है मंडे को खत्म हो जाएगा, नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ अच्छे से पढ़ाऊँ, बढ़िया से पढ़ाऊँ, और इसके बाद चालू हो रहा है उसी, मजा आ जाएगा आपको बेहतरीन, उसमें हंसी मजाक ज्यादा होता है उसी में। ये चैप्टर क्या है, फिजिक्स इसमें बहुत है ना बेटा, तो क्या होता है आपने उस लेवल का फिजिक्स कहीं पढ़ा तो होता नहीं है अभी तक, तो इसलिए बहुत इमेजिन इमेजिन करना है। इसके बाद किसी चैप्टर में ऐसा नहीं है, पर केमिस्ट्री विषय इमेजिनेशन का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केमिस्ट्री के लिए यू नीड टू हैव इंटेलिजेंस ऑडियंस, क्योंकि एटम दिखता तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन दिखता तो है नहीं, सो इन होल सब्जेक्ट यू नीड इमेजिनेशन। फिजिक्स का इमेजिनेशन चालू होता है 12th क्लास से, क्योंकि वहां अभी तो आपको न्यूटोनियन फिजिक्स चलेगा पूरा, क्लासिकल फिजिक्स सब दिखेगा, नाव जा रही है, आदमी जा रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है, उतनी स्पीड से आ रहा है। चलो भाई, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अब हम आते हैं आखिरी पे, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी 2 वैल्यू होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। यदि प्लस हाफ दिए तो हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, और माइनस हाफ है तो हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है बेटा। अब इट वाज गिवन बाय गाउट स्मिथ एंड उल्हनबेक,
स्पेलिंग एक बार चेक कर लूँ यार। UHLEN and Gaudsmit GOUDSMIT। लो भाई, ये नाम है जिन्होंने दिया था ये क्वांटम नंबर। इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन along its own axis, ठीक है। यदि स्पिन क्लॉकवाइज है, फॉर क्लॉकवाइज स्पिन स्पिन अप, value is given plus half. For anti-clockwise spin, spin down, value is given to be minus, correct। अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से, ये क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ और माइनस हाफ, है ना। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जैसे मान लो एक ऑर्बिट है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है बेटा। तो जब वो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एक ऑर्बिटल में, ये दिखाया मैंने ऑर्बिट है, एक्चुअली ऑर्बिटल में घूमेगा, तो एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूमता है बेटा, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, ठीक है ना। क्या तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो? क्या मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो? ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, सब सही है ना। फॉर क्लॉकवाइज स्पिन स्पिन अप प्लस हाफ, फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन माइनस हाफ, सही है बेटा। क्या हुआ? सही तो बेटा, है ना। और हाँ, मैंने एक चीज जरूर यहाँ पे की है, दिस इज प्लस माइनस हाफ, दिस इज ऑल्सो प्लस माइनस हाफ, करेक्ट है ना। या तो प्लस हाफ हो सकता है, माइनस हाफ हो सकता है, प्लस हाफ हो सकता है, माइनस हाफ हो सकता है, फॉर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस है बच्चों। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमता है। तो जब वो ऑर्बिटल में घूमता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में घूमता है, उसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि एल की वैल्यू से आता है। याद कर बेटा, तीन एंगुलर, पहले मैं आपको ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बता चुका हूँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता चुका हूँ, जो कि अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई था। मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ कि तुम लोग को याद है सबको, अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस पे घूमता है, उसके कारण वो एंगुलर मोमेंटम जनरेट करता है, एंड दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या बात क्लियर है बेटा? एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है ना। सो दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो उसी की तरह होती है, बस एस अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इंटू एस प्लस वन, दिस इज कैपिटल एस, एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच बाई टू पाई। बस हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक काम किया है, और वो काम क्या किया है, हमने जो ये एस है, ये जो एस है ना, एल की जगह एस रिप्लेस कर दिया है, एल की जगह एस रिप्लेस कर दिया। एंड व्हाट इज एस? एस इज टोटल स्पिन which is equal to total number of unpaired electron by 2। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, उससे आएगा। थोड़ा सा बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, अब दिख गया होगा। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं, उससे आएगा। तब तक के लिए आपको होल्ड रखना पड़ेगा, स्मॉल एस की वैल्यू कैसे निकालनी है। जैसे मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 आई, तो 1/2 हो जाएगी वैल्यू,
मान लो 3 आई तो 3/2 हो जाएगी, मान लो 5 आई तो 5/2 हो जाएगी। बोलो हाउ, बोलो हाउ, ठीक है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। चलो, तो यहां तक सब लोग कंफर्टेबल है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं है, सब लोग बातों को यहां तक समझ चुके हैं। एक बात मैं आपको ये बता दूं, खुद की एक्सेस पे घूमता है ना बेटा, खुद की एक्सेस पे घूमता है, सही बात है। अरे कोई चीज तुमने कभी उसको घूमते हुए नहीं देखा, ग्लोब को घूमते हुए नहीं देखा, ग्लोब घूमता है खुद की एक्सेस पे। तुम पूछ रहे हो अपनी एक्सेस पे घूमने का मतलब क्या, वो अर्थ ग्लोब देखा हुआ ना, अपनी एक्सेस पे घूमता है, खुद की एक्सेस पे घूमने का मतलब ये है, ठीक है ना, रोटेट करता है अपनी एक्सेस पे। चलो भाई, अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना आप लोग, एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसा कोई स्पिन होता नहीं, एक्चुअल वर्ल्ड में ऐसा कोई स्पिन एक्चुअली होता ही नहीं। पर क्या है कि जब कोई नेगेटिव चार्ज स्पिन करता है तो जिस टाइप के वो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह क्रिएट करता है, वैसा ही कुछ कुछ इधर भी क्रिएट होता है जब वो क्लॉकवाइज स्पिन होता है उसके कारण। तो अपन ये बोल देते इट हैज नो क्लासिकल एनालॉग। मेरा कहने का मतलब ये एक्चुअल वर्ड में ही ऐसे स्पिन नहीं करता है, ठीक है ना, एक्चुअल वर्ड में ही ऐसे स्पिन नहीं करता है। एक्चुअल वर्ड में उसमें इंट्रिंसिक मतलब अंदर से उत्पन्न हुआ उसका, सुनना मेरी बात को ध्यान से, सुनना मेरी बात को ध्यान से, सुनो मेरी बात को ध्यान से, अंदर से उत्पन्न हुआ उसका एक फील्ड है जो हमको नहीं पता। हमारे क्लासिकल वर्ड में जिन चीजों के कारण वैसा फील्ड उत्पन्न होता है वो चीजें होती हैं जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है। वॉइस लैगिंग, वॉइस लैगिंग, ये सब सही है, नो लैग, सब सही, सब सही है ना। तो खैर आप तो इतना लिख लो, वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ना। प्लस हाफ माइनस हाफ का क्या मतलब है, कई बार होता है वो पूछ लेते हैं प्लस हाफ माइनस हाफ का क्या मतलब है, तो मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, अभी आप इसको उतार लो, ठीक है ना। एक सेंटेंस वहीं पे क्वेश्चन में लिखा दूंगा, अभी आप इतना उतार लो, ठीक है। अब मैं क्वांटम नंबर अब चारों हो गए, चारों क्वांटम नंबर अब खत्म हो गए। अब क्या आपको सारे क्वांटम नंबर याद हैं? अब सुनो बेटा, ये डिफिकल्ट पढ़ने से फायदा क्या हुआ है, तुम में से कई बच्चों को ये लगेगा कि यार इतना डिफिकल्ट और इतना सारा हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि आसान वाला अब आपको आने लगा है जो एग्जाम में आता है। ठीक है हृदय बेटा, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दे बेटा, इंट्रिंसिक वाले को, मैंने बोला मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, अभी छोड़ दे उसको। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा, क्योंकि इस पे डेंजर मेरे को था इतना सारा डिटेल में पढ़ाने पे, लेकिन अब मेरी समस्या ये सॉल्व हो गई कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आपसे यूं बन जाएंगे चुटकियों में, है ना। बिठा दूं बेटा इसको मैं, गाइस चलो भाई, इंट्रिंसिक वाला मैं क्वेश्चन में पढ़ा दूंगा, हृदय को मैंने प्रॉमिस किया है। अब हृदय बेटा, आपका एक सवाल और था एक जमाने में जब मैंने बोला था कि अभी रुक जाओ, अभी ये सवाल मत पूछो, आपने मिड क्लास में एक सवाल पूछा था, याद है? वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था आपका कि कैसे क्वांटम नंबर, तीन क्वांटम नंबर आर नेसेसरी टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द न्यूक्लियस। हृदय बेटा तुमने ही पूछा था ये वाला सवाल, पूछा था ना। अब सोचो, अब आप पूरा क्वांटम नंबर पढ़ चुके हो, अब क्या क्वांटम नंबर से आपको ये बात पता लग रही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है। जिस सबशेल में है उसका शेप कैसा है, और सबशेल में जिस ऑर्बिटल में है वो ऑर्बिटल अलोंग व्हाट एक्सिस है, किस एक्सिस के अलोंग वो ऑर्बिटल आया। यदि किसी ने बोल दिया 2pz, तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू 2 है, ऑर्बिटल जिसमें सबशेल जिसमें वो मौजूद है वो p टाइप की है और z एक्सिस पे मौजूद है। तो इस तरीके से बेटा तीन क्वांटम नंबर ये बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति न्यूक्लियस के चारों तरफ कहां पर हैंगी। इसलिए मैंने उस दिन बोला था अभी रुक जाओ, समय के साथ ये बात समझ में और आएगी, ठीक है। धनाडन क्लियर है बेटा, एब्सोल्युटली क्लियर है। हृदय
अब बेटा आपको क्लियर हो गया जो क्वेश्चन उस दिन आपने पूछा था? अब क्लियर हो गया कैसे 3 क्वांटम नंबर हमको ये बताते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ पोजीशन कहां पे है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है बेटा। हाँ, यदि आपको ये पता लगाना है, हाँ, इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज 3 देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड? नहीं बेटा, सुनो मेरी बात, आप मैक्सिमम बोलो चाहे मिनिमम बोलो, आंसर यही है। आप उसको मिनिमम कर दो, मिनिमम ज्यादा अच्छा शब्द हो जाएगा। ठीक है बेटा, चाहे मैक्सिमम बोलो चाहे मिनिमम बोलो, आंसर एक ही होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड टू एसेस द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन? 3 से ना कम ना 3 से ज्यादा, 3 में हमको पता लग जाता है। समझ रहा बेटा? तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए आंसर एक ही है। चलो आगे बढ़ते। अब मैं आपको कुछ बातें बोलता हूं। n बराबर 5, l बराबर 2, m बराबर -1, s बराबर -12। क्या चारों क्वांटम नंबर सही है? आना बोलना पड़ेगा। s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है, प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है। बोलो n बराबर 5, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? l की वैल्यू पॉसिबली क्या क्या हो सकती थी? 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4, इन्हीं में से एक वैल्यू सेलेक्ट हुई है। जब इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? -2 से लेके +2, उसमें से एक सेलेक्ट हुई है, s बराबर -हाफ। सब लोग को आ गया करना? सब लोग को करना आ गया? क्वांटम नंबर के सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? चलो अब पढ़ते हैं अपन रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। रूल्स फॉर फिलिंग आज आपवाउ रूल चालू कर देते हैं। बढ़िया रूल है आपवाउ रूल, है ना? सुनो, अब पढ़ते हैं अपन रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें पहला रूल आता है आपवाउ रूल, जो ये कहता है कि कम एनर्जी की सबशेल को पहले पूरा भरो, उसके बाद ही नेक्स्ट सबशेल को भरो। लिखो आपवाउ, AUFBAU, आपवाउ जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। AUFBAU, AUFBAU, है ना? प्रिंसिपल। इट इज अ जर्मन वर्ड। जर्मन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मीन्स बिल्डिंग अप, पर उन लोगों ने डिस्कवरीज बहुत की हैं। शायद यही उनका एरोगेंस था जो उन्हें इतनी सारी वर्ड वार करा गया ना। जर्मन वर्ड मीन्स बिल्डिंग अप, आपवाउ। इसने क्या बताया है? अकॉर्डिंग टू आपवाउ रूल, according to Abba rule, electrons are filled in subshell according to their energies. According to energy of subshell. Less energy subshells are first fully filled. Less energy subshells are first fully filled. Then higher energy subshell is filled. ये इस तरीके से, जैसे मान लो मैं इन बाल्टियों को सबशेल मान लूं, अब वो ये कहता है कि पहले छोटी बाल्टी को पूरा भरो, फिर इसको भरो, फिर इसको पूरा भरो, फिर इसको भरो। यदि आपने इसको पूरा भरे बिना इसको भरना चालू कर दिया
तो अबबाउ का रूल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है बेटा, अबबाउ ये कहता है कि पहले कम एनर्जी वाली सबशेल को पूरा भरो फिर ऊपर जाओ। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा। और एनर्जी ऑफ सबशेल कैसे देखते हैं अपन, वो मैं पहले ही आपको N+L रूल के द्वारा बता चुका हूं। याद आया बेटा, याद आया, N+L रूल के द्वारा बता चुका हूं। एनर्जी ऑफ सबशेल, एनर्जी ऑफ अ सबशेल for more than one electron species. For atoms with more than one electron species. Subshell having greater value of N+L is of more energy. Subshell, if subshell have equal value of N+L, then the subshell which has more value of N is of more energy, is of more energy. ये पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये पहले ही पढ़ा चुका हूं, याद आया क्या? होप लो। इसके बाद यदि समय बचा होगा तो मैं आपको अबबाउ का रूल पढ़ा दूंगा। अगली क्लास में ये सारे रूल खत्म हो जाएंगे, फिर एक कंसेप्ट है एक्सचेंज एनर्जी का, वो पढ़ाना है। थोड़ी चीजें और छोटी छोटी बतानी मेरे को आपको, जो जनरली क्लासेस में कम डिस्कस होती है, लेकिन उसमें क्वेश्चन टपक सकता है किसी भी दिन, और जिस दिन क्वेश्चन टपका हवा नहीं लगेगी बच्चों को। ठीक है बेटा, टाइम तो नहीं हुआ ना अभी 2 मिनट बाकी है। इस पे क्वेश्चन आएगा, आएगा N+L रूल पे, क्यों नहीं आएगा? 100% इस पे क्वेश्चन आता है, 101%। S depends upon M, ना 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 ना, S does not depend upon M। S की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है। तुम साइड ले लो, मुझे पता है तुम पूरी साजिश कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो 2 मिनट पास कर ले तो सर आगे नहीं पढ़ा पाए, मुझे पता है। सर व्हाट इज ब्रैकेट? इलेक्ट्रॉन स्पीशीज फॉर एटम विथ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना? ठीक है, हो गया। तो चलो आज का खत्म करते हैं। अबबाउ रूल मैं आपको नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊंगा, 1 मिनट बचा हुआ है, उसमें मैं कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा। जाओ आप भी क्या याद रखोगे? सर मेरा लास्ट पार्ट वाज रिमेनिंग। कौन सा लास्ट पार्ट? हाँ तो आप बेटा नोट कर लो, बेटा आप अपना नोट कर लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, नोट इट डाउन। कल लगभग 50 के करीब बच्चों ने होमवर्क किया था जो आज क्लास में थे। बाकी लोग भी प्लीज होमवर्क कर लो, मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, इससे मेरा भविष्य बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आज की क्लास को विराम देते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा और आप लोग उससे पढ़ लेना। बाय बच्चों। डाउट क्लास के बारे में मैं आपको आज रात में या कल सुबह इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, एस कैन हैव एनी वन, यस प्लस हाफ और माइनस हाफ, अर्थात प्लस हाफ या माइनस हाफ कोई भी वैल्यू हो सकती है बेटा। ठीक है बच्चे, आज के लिए विराम दें। बाय बाय, टाटा, सी।